हरिओम। हरिओम। आप सभी आध्यात्मिक क्षेत्र में गहरी रुचि रखने वाले साधकों का सेनोगा प्राथमिक कोर्स के तहत व्याख्यान क्रमांक 27 में मैं डॉक्टर रामनानी हार्दिक स्वागत करता हूँ। इससे पहले के व्याख्यान में यानी 26वें व्याख्यान में हमने 13 चैप्टर यानी मार्ग पर प्रगति देखी। उसके बाद हमने देखा कि 14 चैप्टर के बारे में हमने कुछ पार्ट कवर किया था। 14 चैप्टर का नाम है इच्छा शक्ति। उसमें कुछ लास्ट पार्ट हमने कवर किया था, वो ये था कि इच्छा शक्ति के बारे में बताते हैं क्या है इच्छा शक्ति। उसकी शुरुआत हमने की थी कि नॉर्मली क्या होता है, ई केंद्र और एस केंद्र जो होता है वो आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। बिना एस के ई का कोई अस्तित्व नहीं और बिना ई के एस का कोई अस्तित्व, क्योंकि वो उसको ऊर्जा देती है, एस केंद्र ऊर्जा शक्ति देती है और ई उसको भावनाओं में बहा के लेके जाता है, इसलिए वो इंटरडिपेंडेंट है। लेकिन इन सबसे जो वरिष्ठतम केंद्र है IESM में, वो है कौन सा केंद्र? I केंद्र, है ना। इसलिए उसके बाद इच्छा शक्ति सबसे क्या है, प्रबल है। और इच्छा शक्ति के बारे में बताया था, वो ग्रहों से कंपेयर करते हैं। जैसे ग्रहों को होता है द्रव्यमान, मास होता है उनका, उनके कंपनों का आवर्तन होता है, उनका परिसंचालन होता है, रोटेशन होता है, रिवोल्यूशन होता है, तो ये सब मिला के बनाते हैं परिणामी तीव्रता। लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो है इच्छा शक्ति उस ग्रह की, और वही इच्छा शक्ति होती है केंद्र की। जो वहां पे द्रव्यमान है ग्रह का, यानी उसका जो मास है, वही क्या है, केंद्र की क्या है, इच्छा शक्ति है। जो सबसे ज्यादा प्रबल किसमें है, I केंद्र में। कितना है, प्लस या माइनस 400। और E और S के पास होती है प्लस या माइनस 150 और M के पास होती है प्लस या माइनस 100। इसमें प्लस या माइनस है, वो परिणामी तीव्रता में कोई माइनस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे है, बिकॉज वो जब ई और एस से जुड़ जाता है तो वो माइनस हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है ना, उनको सपोर्ट करता है। और फिर एक और केंद्र है, पांचवा केंद्र, जिसको कहते हैं IN केंद्र, इंट्यूशन केंद्र। उसको इच्छा शक्ति कितना, प्लस 200 की। जब इनका आपस में मेल नहीं होता, यानी I और E S का विरुद्ध हो जाते हैं, जिसमें M सपोर्ट करता है, तो I की 400 और E S और M की पिला के 150 150 100 400 आपस में क्या कहते हैं, टकरा दिए और अल्टीमेटली बचता है 0, यानी हमारी कोई प्रगति होगी नहीं, हम वो डिसीजन लागू नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब इच्छा शक्ति I को इन तीनों की जुड़ जाती है तो बन जाती है प्लस 800, यानी जो हम सोचेंगे, जो I केंद्र सोचेगा वो उसको हम लोग कर पाएंगे। और जब अगर IN भी उसको जुड़ गया तो बन जाती है प्लस 1000। इस प्रकार से ये इच्छा शक्ति के बारे में बताया। लेकिन इच्छा को कामना से क्या करो, उसको कंपेयर मत करो। कामना होती है केंद्रों की टकराव के कारण निर्माण होती है ना। हमें ये चाहिए, ये चाहिए। इच्छा शक्ति क्या है, आपकी तीव्र इच्छा है, तो ये उससे कंपेयर नहीं करना। और तीव्र इच्छा किसके लिए, हमें ऊर्जा देती है। ये इच्छा क्या देती है, हमें ऊर्जा देती है अपने उद्देश्य की तरफ उसको लगाने के लिए, अपने उद्देश्य की तरफ जाने के लिए। ये चेतना है, ये ऊर्जा है, हमको मिलती है जो इच्छा शक्ति के माध्यम से, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ, और लक्ष्य है हमारा शीर्ष तक पहुंच। तो यहाँ पे हम लोग ने इच्छा शक्ति का अध्याय पूरा किया था। फिर हमने 15वां अध्याय शुरू किया, जिसका नाम था केंद्रों का आंतरिक गैर संतुलन, जहाँ पे डॉक्टर सैर जी बताते हैं कि 4 केंद्र हैं। ये यहाँ तो इनको काम कराने का एक सही तरीका है और एक क्या है, गलत तरीका। सही तरीका सिर्फ एक ही है और बाकी सब क्या है, गलत तरीके। और ज़्यादा करके हमें इसका ज्ञान न होने की वजह से हम गलत तरीका अपनाते हैं, जिसके कारण जो I केंद्र सोचता है उसका हमेशा E और S केंद्र क्या कर देते हैं, विरोध करते हैं। और गलत तरीका क्या है कि I सेंटर समझता है कि चारों केंद्रों में मैं क्या हूँ, वरिष्ठतम हूँ, इसलिए जो मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ वो सब लागू कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया। डॉक्टर सैर जी ने गलत तरीका क्या था कि कोई आदमी जो किसी वर्ग में जाता है या कोई लेक्चर सीरीज सुन के आता है, किसी गुरु के आश्रम में जाके रह के आता है, और फिर जब वापस आता है घर पे तो सोचता है कि कल से मैं क्या करूँगा, इसका अभ्यास शुरू करूँगा। तो सुबह 4 बजे के उठने की प्लानिंग बनाता है, 4 बजे का अलार्म लगाता है, और फिर M केंद्र को अपना इंडिविजुअल डिसीजन क्या देता है, उसको भेज देता है। और फिर तब तक रात को क्या होता है, E और S अपना संयुक्त डिसीजन ले लेते हैं उसका विरोध करने के, क्योंकि उनको पूछा नहीं गया, उनसे सलाह नहीं ली गई, इसलिए सुबह को उठता ही नहीं वो 4 बजे। और आपको बताया था वो क्या क्या करता है उठने के अलावा। और फिर उठता कितने बजे, अपने 7 बजे। और फिर सारा दिन उसका गिल्टी फीलिंग में
गुजर जाता है। और ऐसा बार बार जब आय केंद्र का डिसीजन ई और एस केंद्र क्या करते हैं, विरोध करके उसको उल्टा कर देते हैं, तो फिर आय केंद्र हमेशा के लिए वो समर्पित कर देता है खुद को ई और एस के प्रति। ये है गलत तरीका। लेकिन सही तरीका के बारे में एग्जाम्पल बताया कि वही 4 बजे उठना है, लेकिन अब उठना है हमें पिकनिक पे जाना है, तो पिकनिक पे जाने के लिए वही अलार्म क्लॉक लगाया जाता है। लेकिन रात को जो विचार उठते हैं पिकनिक के में, हम लोग, हमारा रोल क्या होगा, हम उसमें कैसे मौज मस्ती करेंगे, वो सारे विचार भेजे जाते हैं ई केंद्र को अपने आप। ऐसा नहीं कि हम लोग जबरदस्ती उसको भेज रहे हैं, अपने आप भेज दिए जाते हैं। और ई केंद्र ने अपना सहमति रात को ही दे दी है, क्योंकि ई ने दे दी है इसलिए एस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी जुड़ जाता है। और सुबह जो व्यक्ति उठता है सिर्फ 4 बजे नहीं उठता है, और हमने देखा भी होगा, एक्सपीरियंस होगा कि जिस दिन उठना होगा, आज सुबह को उठना था 4:15 बजे, तो मैं 4:12 पे अपने आप नींद क्या हो गई, खुल गई। क्यों होता है? क्योंकि ई और एस पहले से ही क्या है, उत्साहित है, उन्होंने सपोर्ट कर दिया है आई सेंटर को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और उस दिन ज्यादा तरोताजा आदमी खुद को फील करता है, जो कि 7 बजे उठने के बाद भी फील नहीं करता है। तो ये सही तरीका है, यानी क्या है, उसको आय केंद्र को ये समझना है, अपने आप को रीट्रेनिंग करना है कि मुझे कोई भी डिसीजन अगर लागू करना है जो हमारे हित में है तो हमें इन दोनों केंद्रों का क्या लेना पड़ेगा, सहमति लेनी पड़ेगी। इसके बाद बताई थी 4 इच्छाओं के बारे में, 4 भूखों के बारे में। हमारी जो भूख होती है हमारी, जिसके कारण हम लोग, ये अगर भूख हमारी कोई तृप्त करता है तो हम उसके बन जाते हैं मित्र, और ये अगर वो भूख को कोई उल्टा विरोध करता है तो हम उसके जाते हैं अमित्र बन जाते हैं, उसके अस्नेही बन जाते हैं, और उसमें वहां पे स्नेह निर्माण होता है। कौन सी 4 भूखों के बारे में बताया था, इच्छाओं के बारे में बताया था? पहला था भोजन, फिर था नींद, फिर था सेक्स, और चौथा था अहंकार और लालच। इनको जो तृप्त करेगा वो हमारा मित्र, इनको जो तृप्त नहीं करेगा वो हमारा दुश्मन हो जाता है। इस प्रकार से इस चैप्टर के बारे में बताया था। अब हम जाते हैं 16वें चैप्टर में, 16वें अध्याय में, कि ये तो गैर संतुलन हो गया है ना, और आपने देखा, लेकिन हम कैसे पुनर्स्थापित कर सकते हैं केंद्रों का आंतरिक संतुलन। जैसे ये आंतरिक संतुलन, कौन से केंद्रों के आंतरिक संतुलन की बात करते हैं यहाँ पे, यही IESM, इनका संतुलन निर्माण कर लिया तो अपने आप बाकी केंद्र क्या हो जाएंगे। 5th केंद्र जो अभी सोया पड़ा है 2B, सेक्शन 2B, और 6th सेंटर यानी सेक्शन 3, और 7th सेंटर यानी सेक्शन 4, वो अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। लेकिन उनका पहले आंतरिक संतुलन निर्माण करता है। तो कैसे करें हम, उसके बारे में बताएंगे। इसकी शुरुआत करते हैं। एक वॉल्ट विटमैन, एक अमेरिकन पोएट, एक अमेरिकन ऐसे लिखते हैं ना, जो ऐसे लिखते हैं वो, और एक जर्नलिस्ट है वॉल्ट विटमैन, जो कि 19वीं सदी में थे, है ना। उनका जन्म हुआ था कुछ 1800 समथिंग में, और मृत्यु भी 1800 समथिंग साल में हुई थी। तो 19वीं सदी में वो क्या होते थे, वॉल्ट विटमैन, अमेरिका के फेमस पोएट। उन्होंने कुछ लिखा है, उनकी पंक्तियां यहाँ पे लिखते हैं डॉक्टर सैयद जी। कितना देखो उन्होंने अध्ययन किया है, कहाँ से वो उठा के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कभी किसकी पंक्ति, कभी जुरथुरुस की पंक्ति, और कभी किसकी पंक्ति, खलील जिब्रान की पंक्ति, कभी अभी वॉल्ट विटमैन की पंक्तियां। तो ये बता रहा है कि मैं तुम पर पूर्णतः विश्वास करता हूं मेरी आत्मा, मैं तुम्हें और तुम पर कुछ भी थोपना नहीं चाहता, और न ही किसी और की नज़रों में गिराना चाहता हूं, या तुम्हारा शोषण होते देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारा शोषण होते भी नहीं देखना चाहता हूं, मैं तुम्हें गिराना भी नहीं चाहता हूं, और मैं कुछ तुम पर थोपना भी नहीं चाहता हूं। हम कोशिश कर रहे हैं, ये बता रहे हैं डॉक्टर सैयद जी, इसमें समझाने की, उसी विचार में एक ही लाइन में क्या कर रहे हैं, केंद्रों के बारे में समझा रहे हैं। यानी यहाँ पे IESM के बारे में कैसे बता रहे हैं कि हमें कभी भी अनुमति नहीं देनी चाहिए एक केंद्र को दूसरे केंद्रों पर हावी होने के लिए, या बदले में वो हावी हो जाए। यानी हमें ये ध्यान देना है कि किसके ऊपर शोषण किसका भी नहीं करना है। यानी शोषण करेंगे यानी क्या हो जाएगा, उस पर हावी। और नॉर्मली आय केंद्र का शोषण होता है किसके माध्यम से, ई और एस। तो हमें ये अलाउ नहीं करना चाहिए कि ई और एस आपके आय केंद्र का शोषण करें और उस पर हमेशा क्या रहे, हावी बनकर रहे। इसी के माध्यम से, इस सेंटेंस के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि कैसे हम लोग कोशिश करें कि कोई भी एक केंद्र या तो किसी के ऊपर हावी ना हो, या फिर उसको दूसरों केंद्रों को हावी करने दें अपने ऊपर। इसके बारे में समझा रहे हैं। हमने पहले देखा है कि हमारे भौतिक मस्तिष्क में कितने होते हैं भाई, 5 स्थान या तो केंद्र हैं जो हमारे पास अभी हैं। अब 5वें केंद्र का एक पार्ट हमारे पास है, दूसरा पार्ट हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन ये कम से कम ये तो है ही, 5 स्थान है भौतिक मस्तिष्क। और ये सब कहाँ पे होते हैं, आपको बताया था पहले लेक्चर में, ये फ्रंटल लोब में, यहाँ पे मस्तिष्क के इस भाग में होते हैं ये 4, और वो 5वां केंद्र। और 5वें केंद्र को क्या बोलते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS, जो हमारे अपने आप जो चीजें घटती हैं हमारे शरीर में उसके ऊपर नियंत्रण करता है।
उनमें से 4 ग्रहण करते हैं बाहर से सांकेतिक आवेग इनके माध्यम से। कौन से 4 कौन से ग्रहण करते हैं? IN नहीं ग्रहण करता है। कौन से 4 ग्रहण करते हैं? IESM बाहर से कोडेड इंपल्स। इसलिए कहा ना कुछ रिपीटेशन होगी, फिर से ध्यान देना कि बाहर से कोडेड इंपल्स ये ग्रहण करते हैं किसके माध्यम से? खाद्य व पेय, श्वसन और ध्वनि, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद व गंध की संवेदना, यानी पंच ज्ञानेंद्रियों की जो संवेदनाएं हैं वहां से हमको क्या होता है? कोडेड इंपल्स अंदर आते हैं। पहले 4 केंद्रों तक ध्यान से सुनिए, पहले 4 केंद्रों तक जो गतिविधि होती है, जो एक्टिविटी होती है उन केंद्रों की, वो होती है कोशिकीय तल पर, यानी कोशिकाओं के लेवल पे होती है। इसको कहते हैं सेल्यूलर लेवल, क्योंकि हर एक हमारा शरीर बना किससे हुआ है? ये जो IESM जो केंद्र हैं ये भी क्या है? ये तो विशेष प्रकार की कोशिका ही है ना। तो इन पे जब काम होता है तो वो एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं? कोशिकीय स्तर पर हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। यानी पहले 4 केंद्र कोशिकीय स्तर पर काम करते हैं। 5वें केंद्र में गतिविधि होती है कोशिकीय आणविक तल पर, वो भी सेक्शन 2B है ना। सेक्शन क्या होती है? 2A तो फिजियोलॉजिकल है, आपको बताया तो उसमें तो कुछ होता ही नहीं कुछ कोशिकीय, वो तो कोशिकीय लेवल पे ही काम करेगा। जो सेक्शन 2A है वो कोशिकीय लेवल पे ही काम करता है, लेकिन सेक्शन 2B अगर हमारे निर्माण हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? सेल्यूलर मॉलिक्यूलर लेवल पे वो काम करता है, उसकी एक्टिविटी मॉलिक्यूलर लेवल पे। यानी ये सेल्यूलर यानी क्या? स्थूल। सेल्यूलर यानी क्या बोलते हैं उसको? स्थूल। और मॉलिक्यूलर यानी क्या? सूक्ष्म। तो स्थूल और सूक्ष्म मिला के सेक्शन 2B। और 6ठे केंद्र की गतिविधि होती है आणविक तल पर, यानी प्योरली सूक्ष्म हो जाता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे उसकी एक्टिविटी होती है। और 7वें केंद्र में गतिविधि होती है इलेक्ट्रॉनिक। आपको मैंने बताया था एटम इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन भी क्या आता है? उस स्तर पे आते हैं, यानी सूक्ष्म, पहले स्थूल, फिर सूक्ष्म, फिर सूक्ष्मतर, फिर सूक्ष्मतम। इस प्रकार से वो सूक्ष्मतम एक्टिविटीज होते जाती है। अब क्या है ये गतिविधियां जिन्हें आणविक और इलेक्ट्रॉनिक बुलाते हैं? हमारा मतलब है आणविक चेतना और इलेक्ट्रॉनिक चेतना ये इंसान को संभव है इन 2 अद्भुत चेतना के केंद्रों द्वारा, वैसे ही जैसे पहले 4 केंद्र उसे स्वचेतना देते हैं। पहले 4 केंद्र हैं हमारे पास, इसलिए हमारे पास हम जानवरों से क्या हैं? बेहतर हैं। जानवरों के पास कौन सी चेतना होती है भाई? भूलना नहीं उसको, साधारण चेतना, सिंपल कॉन्शियसनेस। लेकिन हमारे पास ये 4 केंद्र हैं, इसलिए हमारे पास है स्वचेतना। साधारण चेतना तो है ही, जिसके कारण हम लोग आजू बाजू में क्या चीजें घट रही है उसके प्रति सचेत रहते हैं। लेकिन स्वचेतना यानी हमारे मन के अंदर क्या हो रहा है उसके प्रति भी हम सचेत रहते हैं। किनके माध्यम से? IESM के माध्यम से। लेकिन इसके ऊपर के जो केंद्र हैं उसमें क्या होती है? मॉलिक्यूलर चेतना और इलेक्ट्रिकल चेतना, जिसके कारण हम किससे सचेत रहेंगे भाई? किसके बारे में? ब्रह्मांड में क्या हो रहा है उसके प्रति हम क्या रहेंगे? सचेत रहेंगे। इसको कहते हैं ब्रह्मांडीय चेतना। तो वो जो भी पहले बताया गया है उसको भूल के काम नहीं चलेगा, वो कहां ना कहां पे हमको उपयोग में आने वाला है। सभी पहले 5 केंद्र आज्ञा का पालन और स्वीकार करते हैं 6वें केंद्र को, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर। ये जो 5 ही केंद्र है ना, अगर हमारा 6ठा केंद्र डेवलप हो जाए ना तो उसकी आज्ञा का पालन करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वो तो बॉस है, जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर, बात माननी पड़ेगी ना उसकी, तो उसकी मानते हैं। मगर इस 6ठे केंद्र को दुनिया की बातें अच्छी नहीं लगती। दुनिया की बातें अच्छी लगती तभी तो नहीं डेवलप हुआ है ना। दुनिया की बातें किसको अच्छी लगती है? कौन से केंद्रों को? पहले 4 केंद्रों को। वो सारा दिन व्यस्त हैं क्योंकि बाहर से कोडेड इंपल्स आ रहे हैं, उनको डिकोड, इतने व्यस्त हैं, आगे बताएंगे कि उनके पास फुर्सत ही नहीं है। बाकी काम छोड़ो, हम दूसरे काम कर ही नहीं सकते, इसलिए तो धारणा ध्यान नहीं कर सकते ना, बिकॉज वो इतने काम में व्यस्त। इतने बताए थे आपको कितने कोडेड इंपल्स आ रहे हैं हमारे ऊपर प्रति सेकंड? 120। और कितने विचार निर्मित होते हैं? 12 प्रति पल्स बीट, है ना। पल्स बीट के बारे में 12, इतने निर्माण हो, इतने, यानी उनको काम करना पड़ता है दिन भर। जब हम लोग कॉन्शियस हैं, जब सो जाते हैं तो उसमें क्या होता है उसमें बताएंगे आज, लेकिन कहने का मतलब क्या, इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। तो इस 6ठे केंद्र को दुनिया की बातें अच्छी नहीं लगती, जबकि पहले 4 केंद्र ये केवल रुचि रखते हैं इस दुनिया की शुद्र, सामान्य और भौतिक चीजों में। ये हम लोग जो शुद्र चीजें हैं उसके प्रति आकर्षित होते रहते हैं। भौतिक चीजें हैं, जो फिजिकल चीजें हैं, जो बाहर दिखती हैं हमको, जो हमें आकर्षित करती रहती हैं। एक मोबाइल तो आ जाए सामने, मस्त एक सामने ड्रेस तो दिख जाए, हम इमीडिएटली क्या हो जाते हैं उसकी तरफ। या कोई किसको हीरे मोती चाहिए, सोने, उसमें बताया था ना उसमें कि एक लेडी अगर कोई हीरे का हार देखती है ना, और कोई अच्छी पोशाक देती है तो इमीडिएटली उसके मन की क्रियाएं चालू हो जाती है, कैसे मैं हस्बैंड को पटाऊं और ये ड्रेस में
हासिल करो। तो ये क्या है, भौतिक चीजों में हमारा क्या रहता है, आकर्षण। क्यों रहता है? क्योंकि IESM केंद्रों की वजह से। ये छठवां केंद्र निदेशक मंडल की बैठक में उपस्थित न होकर, अब उपस्थिति कैसे होगा जब है ही नहीं, तो है ना, बड़ा नुकसान करता है, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में कोई संतुलन संभव नहीं है। जब अगर देखो घर का कोई हेड निकल जाए ना, तो घर में संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। हम बहुत ही खुशनसीब समझो जिनकी ज्वाइंट फैमिली है, जिनकी माँ बाप साथ में है, हम उसके वजह से क्या है, नियंत्रित जीवन जी रहे हैं। अगर ये ना हो ना, तो कोई कैसे भी बिहेव करने लगता है। तो कारण यही है कि हमारा IES झगड़ा क्यों करते रहते हैं, क्योंकि छठा केंद्र बेचारा बैठक में होता ही नहीं है। अध्यक्ष ना आए बैठक में, तो देखो किस प्रकार से बैठक की प्रॉब्लम हो जाती है। आपस में लोग झगड़ा करके ही निकल जाएंगे, है ना, कुछ करेंगे नहीं, कुछ प्रॉपर डिसीजन उस बैठक का होने वाला नहीं है, कोई संतुलन संभव नहीं है। और सुधारात्मक तरीकों के अभाव से कोई संतुलन कभी भी लाया नहीं जा सकता। जब तक हमने सुधारात्मक तरीके जो इस किताब में दिए गए हैं उसको अपनाया नहीं है, तब तक केंद्रों का संतुलन भूल जाएं, और तब तक हमारा हर एक डिसीजन हम जो सोचते हैं वो होगा, उसके बारे में भी कल्पना न करें। आणविक व इलेक्ट्रॉनिक तल चेतना का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे बिल्कुल 2 एग्जाम्पल से इतना बढ़िया बता रहे हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल की चेतना, आप कहते हो भाई सूक्ष्म है, और इलेक्ट्रॉनिक और भी सूक्ष्मतम है, तो उसकी चेतना का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक पहाड़ी है, एग्जाम्पल बता दे, एक पहाड़ है सामने दिख रहा है आपको, है ना, पर्वत, आप गए हिमालय में और वहां पे आपको एक पर्वत दिखता है। एक औसत आदमी जिसे कोशिकीय तल यानी सेलुलर है, जो अपने किसके माध्यम से देख रहा है, IESM यानी खंड 1 के माध्यम से जो देख रहा है, उसको क्या देखेगा? उसे देखेगा पहाड़ी का बाहर का एक हिस्सा जो सामने है। समझो ये दीवाल है सामने, मेरे सामने दीवाल है, तो मैं जब अपनी आंखों से देखूंगा तो मुझे दीवाल का ये भाग क्या दिखेगा? ऊपर से लेके नीचे तक दिखेगा, यानी चोटी से लेके बेस तक पूरा पहाड़ मुझे सामने दिखेगा। किसके लोग? किसको? जिसके पास खाली कोशिकीय तल की चेतना होती है। अब क्या होता है, एक आदमी जिसके पास आणविक तल की चेतना है, यानी जिसका छठवां केंद्र क्या हो गया है, अब विकसित हो गया है, वो देख सकता है पूरा बाहर की पहाड़ी की सतह से लेके, यानी ये पूरा आगे तो देख सकता है, लेकिन साइड में और पीछे उसको भी वो क्या सकता है, उसकी क्या है, मॉलिक्यूलर विजन है, जिसकी वजह से वो फ्रंट, साइड्स एंड बैक, ऊपर से लेके नीचे तक क्या कर पाएगा, देख पाएगा। उसके बाद मॉलिक्यूलर क्या है, विजन है, इसलिए वो देख पाता है चारों तरफ। अब इसमें और इलेक्ट्रॉनिक लेवल में क्या फर्क है? एक आदमी जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक तल की चेतना, यानी उसका क्या हो गया, अभी सेक्शन 4 यानी 7th केंद्र क्या हो गया है, निर्मित हो गया है। वो देख सकता है सिर्फ पूरे पहाड़ की सतह को, पहाड़ से ऊपर से लेके नीचे तक सतह नहीं, फ्रंट बैक साइड देख सकता है, लेकिन पहाड़ के अंदर क्या है, वो उसकी विजन, इलेक्ट्रॉनिक विजन, उसको भी चीर के अंदर भी देख सकती है। रमन महर्षि के बारे में कहते थे कि वो आंध्र प्रदेश के पहाड़ों में, वो कहते थे कि इन पहाड़ों की गुफाओं में क्या है, अंदर योगी हैं, उनको वो दिखते थे। कैसे? क्योंकि उनके पास क्या थी, वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल की क्या थी, विजन थी। इस प्रकार से वो देख सकते हैं। तभी तो कुछ इनके पास विजन ऐसी होती है कि वो ब्रह्मांड में क्या हो रहा है वो भी देख सकते हैं, तो पहाड़ के अंदर क्या है वो तो आराम से देख सकते हैं, गुफाओं के अंदर क्या है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंस है। और आगे बताते हैं, यह जबरदस्त अंतर है 5वें, 6ठे और 7वें केंद्र में। इमेजिन करो कितना फर्क है कि हम सिर्फ फ्रंट देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वाला फ्रंट बैक साइड देख सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक वाला तो अंदर तक भी जाके देख सकता है। आगे के स्पष्टीकरण के लिए हम कहेंगे कि अगर कोई एक किताब हो जो खुली हुई हो और उस भाषा में हो जो हम समझ सकते हैं, तो व्यक्ति जो कोशिकीय तल की चेतना पर होता है वो पढ़ सकता है वो पन्ना जो खुला हुआ होता है। जैसे हम लोग, हमारे पास कोशिकीय तल चीज़ है, सामने किताब है, सामने किताब खुला है पन्ना, तो हम उसको पढ़ सकते हैं, बस इतना ही हमारे पास है। लेकिन मॉलिक्यूलर वाला क्या कर सकता है, एक व्यक्ति जिसके पास आणविक तल की चेतना होती है वो पढ़ सकता है कोई भी पन्ना बिना किताब को खोले, अगर वह उसी भाषा में हो जो वो जानता हो। किताब रख दी बाजू में, और क्या है, किताब के 15वें पेज पे क्या दिया है, 28वें पेज पे क्या दिया है, सब पढ़ सकता है। लेकिन शर्त क्या है कि वो किताब किस भाषा में होनी चाहिए, जो भाषा वो जानता है। हिंदी भाषी है तो हिंदी में होनी चाहिए, इंग्लिश समझती है तो इंग्लिश में, जर्मनी है तो जर्मन भाषा में होनी चाहिए, तब वो क्या कर सकता है, किताब को बिना खोले कौन से पेज पे क्या लिखा है सब आपको बता सकता है। आखिरी, और जो इलेक्ट्रॉनिक तल की चेतना होती है वो क्या करता है, वो पढ़ सकता है किताब भले ही वो बंद हो और किसी भी भाषा में हो, छपी हुई या भाषा का कोई वास्ता ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे अपने आप उसको अनुभूति आ जाती है कि क्या छपा हुआ है, वो सब भाषाओं को पढ़ सकता है।
आप भले हाथ से लिखो, डॉक्टर लिखे हाथ से, जिसकी हैंडराइटिंग इसको समझ में नहीं आती मेडिकल वाले को छोड़ के, तो वो लिखे तो भी उसको समझेगा, और भाषा कोई भी हो तो भी समझेगा, हाथ से लिखी हो तो भी समझेगा, प्रिंटेड हो तो भी समझेगा, बिना किताब को खोले किसी भी भाषा में इलेक्ट्रिक। ये फर्क है, यानी समझ में आई कि सेल्यूलर यानी हम लोग जो नॉर्मली सेक्शन 1 से काम करते हैं और हायर सेक्शंस में कैसे फर्क होता है, उसकी चेतना में, उसकी जागरूकता में, उसकी मन की शक्ति में कितना अंतर होता है। आखिरी 2 केंद्र भी हमारे भीतर ही हैं और कार्य करने के लिए बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी हैं नहीं। कभी बनेंगे? जब हम सही तरीकों का और सुधारात्मक तरीकों का इस्तेमाल करके इन पहले 4 केंद्रों में सामंजस्य निर्माण करेंगे तो अपने आप डेवलप होंगे। उसकी विधि बताइए आप कैसे डेवलप होते हैं ना। सेक्शन 2B, सेक्शन 3, सेक्शन 4 कैसे निर्माण होते हैं। हमने एक बार देखा था, याद है, कि हमारी जो पहली कोशिका बनती है तो पहली कोशिकाओं में से 4 कोशिकाएं बनती है, उसमें से 4 में से एक बन जाती कौन? सेक्स कोशिकाएं। याद रखना, वो आज बताएंगे कि कैसे उन सेक्स कोशिकाओं का रूपांतरण हम कर सकते हैं और सेक्शन 2B, 3 और 4 को हम खोल सकते हैं, नॉर्मली जो सोई हुई है, जो जागरूक नहीं है। पहले 5 केंद्रों के प्रत्येक केंद्र अथवा निदेशक को एक सहायक, एक सचिव और दूसरे प्रशासनिक स्टाफ होते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव होती है ना ऑफिस, यूएमसी ऑफिस, एक बॉस है, कमिश्नर, उसके अंदर कुछ स्टाफ, कुछ सचिव, उसका सेक्रेटरी, है ना, कोई तो कोई होता है, ऐसा होता है। तो ये 5 केंद्रों को भी क्या होता है, उनके अंडर स्टाफ होता है काम करने वाला, उनके अंदर कोई सहायक होता है। यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो बेचारा आए प्रॉब्लम क्रिएट न क्रिएट करे, लेकिन जो हमारे नीचे के स्टाफ होते हैं ना, वो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, किस प्रकार से वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। तो बताएंगे अभी यहाँ पे। जो नए निदेशकों को जो अधीनस्थ व्यक्ति होते हैं, उन्हें पता होता है क्या, उनको अंदर की बातों का ज्ञान है। क्या ज्ञान है भाई? कि आय केंद्र निदेशक और ई व एस केंद्र निदेशकों के बीच में टकराव के बारे में, यानी उनकी पट्टी नहीं है। ये किसको मालूम है? सबऑर्डिनेट्स को मालूम है, आपके चपरासी को, आपके सेक्रेटरी को, सबको मालूम है कि नॉर्मली हमने देखा है कि इन दोनों में तो टकराव रहता ही है। इसका वो क्या करेंगे? फायदा उठाएंगे। आय का वैसे भी पट्टी नहीं है, तो कभी भी आग लगा सकते हैं बीच में, ना, तो किस प्रकार से करते हैं। और ई व एस केंद्र के निदेशकों का प्रभुत्व आय केंद्र पर। नॉर्मली क्या होता है, इनको ये भी मालूम है कि टकराते हैं, वो भी मालूम है, लेकिन ये भी मालूम है कि ई और एस केंद्र का क्या होता है, प्रभुत्व, यानी उनका होल्ड है किसके ऊपर? आय। और आय क्या है? दबा हुआ है। तो ये भी जानकारी उनके पास है। ये अधीनस्थ व्यक्ति यानी जो सबऑर्डिनेट्स है, इसलिए इस टकराव का क्या उठाते हैं? फायदा उठाते हैं। और ऐसा होता है कि जो आय केंद्र द्वारा आदेश निकाला जाता है, उसको ये अधीनस्थ व्यक्ति क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। ई और एस नहीं करते हैं, उसके क्या करते हैं? जो नीचे के स्टाफ है ना, उनको पता ही नहीं चलता ई और एस को, और नीचे के स्टाफ अपने लेवल पे क्या कर देते हैं? जो आय ने निकाला, लेकिन चलो हम तो तेरा विरोध, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा बॉस खुश होगा, क्योंकि उसका तेरे साथ पटता वैसे भी नहीं है, तो हम अगर करेंगे तो हमको कुछ वो बोलने वाला है नहीं, क्योंकि अच्छा किया तुमने कर दिया, बिकॉज उसने हमको सलाह नहीं पूछी ने, तो तुम अपने लेवल पे क्या करो? उनको निपटा दो। इस प्रकार से कहते हैं। यह निर्माण करता है सबसे खराब प्रकार की अव्यवस्था अंदर की, क्योंकि इसी से हमारा अंतर में टकराव होगा। तो क्या होगा? आय डिसीजन लेगा, ई और एस उसको, उसके जो स्टाफ है सबऑर्डिनेट, उसको अलग उल्टा कर देंगे, तो अंदर में कभी भी संतुलन निर्माण होगा नहीं। एक औसत आदमी में यह अफसोस की बात है, और ये और ज्यादा स्पष्ट होती है तथाकथित अपराधी वर्गों में। यानी अपराधी जो लोग होते हैं, जो लोग क्रिमिनल्स होते हैं, उसमें तो ये ज्यादा होता है कि बस आय ने कुछ सोचा, उसका उल्टा कर ही दिया, और उल्टा इतना कर दिया, इतने जोश में कर दिया इस सेंटर ने कि किसी का जाके खून भी वो कराएंगे। अपराधी यहाँ चोरी करके आएंगे, या तो खून करके आएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, मारपीट करके आएंगे, तो ये उसमें ज्यादा इफेक्टिव होता है। ऐसी हालत देखकर ऐसा होता है कि आय केंद्र के अधीनस्थ व्यक्ति भी बुरा व्यवहार करते हैं। देखने से आदत लग जाती है ना। ई और एस के अधीनस्थ व्यक्ति अभी तक उल्टा कर रहे थे आय केंद्र के डिसीजन को। अब जब आय केंद्र का जो भी, उसका भी तो अधीनस्थ है ना, उसका भी तो नौकर है ना, उसका भी तो सेक्रेटरी है ना आय केंद्र का, जब वो देखता है कि ये दोनों हमेशा उल्टा काम कर रहे हैं, तो उसको भी बुरी आदत क्या लगती है? लग जाती है। और वो भी क्या करता है? अब वो नेगेटिव होने, यानी आय केंद्र नेगेटिव क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अधीनस्थ व्यक्ति दूसरे को देखते हैं, ई और एस केंद्र के अधीनस्थ व्यक्ति जो नेगेटिव हो चुके हैं, तो उनके देख के ये भी क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ये सब अनुशासन के संबंधी ज्ञान की कमी की वजह से होता है, चाहे वो छोटी या बड़ी व्यवस्था हो, विशाल आंतरिक दुनिया की। यानी अपने को रूल्स एंड रेगुलेशन का मालूम नहीं है, अज्ञान है। अल्टीमेटली सब चीजें क्यों होती है?
अज्ञान की वजह से ये सारी चीजें हमारे अंदर घटती है, जिसके कारण हमारे अंदर अव्यवस्थित चीजें घटती हैं। अगर हम बहाल कर पाए आय केंद्र निदेशक की प्रतिष्ठा को और उसे दिखा पाए कैसे अपने स्टाफ को संभाले, तो जो भी ऐसा करेगा वो मानवता के लिए क्या करेगा, एक उत्तम सेवा होगी। यानी अल्टीमेटली हमें हमारा काम क्या है कि सुधारात्मक तरीकों का अपना के हमें अपने आय केंद्र को खाली इतना रियलाइज करने देना है कि भाई सुन, तू अगर तू इनका सलाह लेगा नहीं तो इनके जो चपरासी हैं वो तेरे अगेंस्ट काम करेंगे और तेरा डिसीजन को हमेशा रिवर्ट कर देंगे, और इनका करके देख के तेरे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, तेरे जो चपरासी हैं, तेरे जो अंडर काम करते हैं, वो भी तेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। तो ये प्रॉपरली अगर उसको ट्रेन किया गया तो ये मानवता के लिए क्या हो जाएगी, बड़ी सेवा होगी। फिर आय को रियलाइज होगा कि नहीं, मुझे जब भी काम करना है पहले इन केंद्रों के पास जाके हाथ जोड़ के काम करना है, और फिर वो करेंगे। एक एग्जाम्पल लाइव बता सकता हूं मैं आपको, जो कल घटा चीज एक देखो, हम लोग काम कर रहे हैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट में, तो बहुत सारे हेल्पर्स हैं, हमें मदद करते हैं। तो हेल्पर्स के मेरे पास समय कम होने की वजह से क्या, देखो समय की अभाव है, यानी मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो देखो किस प्रकार से क्या होता है, जो दूसरे लोग काम करते हैं वो किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है और वो कॉन्ट्रैक्ट वाला व्यक्ति कुछ लगाने वाला है हमारे आश्रम में, जिस पर निर्भर करेगा हम लोग ओपनिंग कर पाएंगे कि नहीं। अब वो मेरे को जो मेरा जो सबऑर्डिनेट है वो बता रहा है कि भाई एक आदमी ने कहा कि 10 तारीख तक उसके व्यक्ति लोग करे जाए, दिवाली में चले गए गांव, अब 10 तारीख के बाद आएंगे, उसको 8 दिन लगाने को लगेंगे वो जो काम करना है हमें। तो 8 दिन यानी हमारा 20 तारीख को क्या है, इनॉग्रेशन है। अब क्या करें, और उसके कारण बहुत झगड़ा हो जाता है। उसने तो उससे एकदम झगड़ा मोल लिया, तो उसके ई और एस केंद्र को पूरी तरह से स्टिमुलेट कर दिया, और पहले ये काम जो उसको देना था उसको नहीं दिया गया, और उसको दिवाली में कुछ पैसा चाहिए था वो भी नहीं दिया गया। तो उसका ई और एस केंद्र पहले से ही क्या था, स्टिमुलेटेड था, उत्तेजित था, और इस प्रकार से बात हुई तो इतनी लोग जो हो गई कि झगड़े पे स्थिति आ गई। और फिर मैंने कहा उसको कि भाई चलो मेरे को फ़ोन दो, उसको मैं बात करता हूँ उससे। तो मैंने दोपहर को उसको फ़ोन लगाया, भाई ऐसा ऐसा है क्या, तो बोला नहीं ऐसा है, कैसा है, नहीं हो सकता है, वो 10 तारीख से पहले आएगा नहीं। मैं बोला कोशिश तो करो, दूसरे व्यक्ति तो होंगे आपके पास जो हमारा काम करके देंगे, आप कोशिश करें। यानी बहुत ही प्यार से स्नेह से उसको समझाया, और फिर मैं बोला आपको मैं फिर शाम को फ़ोन करूँगा, है ना। फिर मैंने उसको शाम को 6 बजे यहाँ पे आने से पहले, यानी क्लिनिक जाने से पहले फिर फ़ोन किया उसको। हाँ मैं कोशिश की, मैंने कांटेक्ट किया है, मैंने थोड़ा तो पत्थर को यानी हमने तोड़ने की कोशिश की, उसको टूटा वो, और वो कहा कि हाँ मैंने कोशिश की है, बात की है, और रात को मुझे बताएगा। फिर बोला रात को 10 बजे फिर से तेरे को फ़ोन करूँगा मैं तो फिर रात को फिर से प्यार से स्नेह से उसको चढ़ा के एकदम उसको बिल्कुल सपोर्ट करते हुए, भाई तू जो है राइट है, हमारा जो सबऑर्डिनेट है वो रॉन्ग है, उसने तेरे साथ गलत बातचीत की, उसको ऐसा बता गया। और रात को जब फिर से फ़ोन किया तो उसने फ़ोन काट दिया। क्यों? फिर मैंने उसको मैसेज किया, भाई डियर सो एंड सो, आप प्लीज़ करने की कोशिश करें, हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है ये काम करना। बहुत ही प्यार से समझा, उसको मैसेज लिखा, और उसने क्या किया, बाद में 5 मिनट के बाद उसका फ़ोन आता है और फ़ोन पे बताता है कि मैंने उसको कांटेक्ट किया है, उसका एक पार्टनर यहाँ पे है, वो काम करने के लिए तैयार है, कल मेरे ऑफिस में वो आ रहा है, और ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद खड़ा रह के आपका ये काम करवा के दूंगा। यानी देखो किस प्रकार से उसको कॉन्फिडेंस में लिया और प्यार से बातचीत की, यानी उसके ई और एस केंद्रों का क्या किया भाई, शांत किया। तो जो स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी दोपहर को, वो रात को ऐसी उल्टी हो गई, क्या बोलता है कि मैं आऊंगा खुद और तुम्हारा काम खड़ा रह के क्या करूंगा, मैं करवा के दूंगा, जैसे कोई कारीगर कोई भी मिस्टेक न करे। इस प्रकार से ये होता है सही तरीका। लेकिन मैं तो खुद को बहुत ही थैंक यू मानता हूँ कि हम ये लेक्चर सीरीज ले रहे हैं और ज्ञान मिल रहा है, जिसका प्रैक्टिकल यानी अनुभव कल ही आया मुझे, और एक नहीं हजारों अनुभव आए हैं। अभी कितनी बातें मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन कहने का मतलब क्या है, इसको हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमेशा प्यार से दूसरों को समझाने से। वो खुद बोलना, आप इतने प्यार से मेरे साथ बात कर रहे हो तो मुझे तो इतनी अंदर से मिल रही है, अभी जाके काम करूँ आपका, यानी इतनी खुश हो गया वो। तो यानी कितना, और कल तक दोपहर तक मेरे को इतना तनाव था कि ये होगा तो मेरे को लगता है पोस्टपोन ही करना पड़ेगा, बाकी सब हम काम करते हैं, लेकिन यही नहीं लगा। आपकी खिड़कियाँ खुली हो और उसमें कुछ भी लगाना हो तो फ़ायदा क्या होगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते इस ट्रिक को। यानी ये जो नॉलेज हमको मिल रहा है, डॉक्टर सैर जी दे रहे हैं, इसको कुछ छोटा मोटा ना समझें। इसको जब प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे ना, तो आपको इतने चमत्कारी रिजल्ट मिलेंगे जो मैं अनुभव कर रहा हूँ गए 2 सालों से। आय केंद्र का निदेशक घर्षण से बचने के लिए मिलनसार होना चाहिए दूसरे निदेशकों। हाँ, ये घर्षण देखो, फ्रिक्शन होता है ना, ये फ्रिक्शन किया ना आपने, ई और एस को स्टिमुलेट कर दिया ना, तो गई, कुछ नहीं कर सकते। तो घर्षण से बचो, क्या फायदा होगा,
अरे अपने को तो अपना काम करना है ना, तो काम जब स्मूथली हो सकता है तो हम क्यों उसमें इंटरफियर करके उसमें बाधाएं खुद निर्मित करें, सामने वाले को उल्टा सुल्टा स्टिमुलेट करके। उसको तो नॉलेज नहीं है, लेकिन हमको तो नॉलेज अभी आया है ना कि सामने वाले का कुछ ई केंद्र भी है, कुछ एस केंद्र भी है, उसको हम लोग अगर शांत रखें तो हमारी मानेगा, तो हमें करना चाहिए। घर्षण करने से कोई फायदा होता नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री क्या होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, उसे योगदान देना चाहिए और उनके बारे में सोचना चाहिए और खुद की योजनाओं को अंजाम देने के लिए उन्हें बनाए, खुद की मदद करने के लिए। अपने को अपनी चीजें को अंजाम देना है ना, हमें ये चीजें करनी है ना। आपको मालूम, आय केंद्र को मालूम नहीं सही क्या है गलत क्या है, उसको सही काम करना है तो इनका मदद लेनी ही पड़ेगी, इनसे मिलनसार होना ही पड़ेगा। हमने देखे हैं क्षण जब आय केंद्र मुक्त होता है और शासित नहीं किया जाता है। आपने देखा है कि आय केंद्र कभी कभी बहुत दबाव में चला जाता है। हमने देखा था एक चैप्टर 10th में कि कैसे वो दबाव में ही रहता है, लेकिन कभी कभी वो मंगल ग्रह और सूर्य और पृथ्वी का ऐसा कुछ डायरेक्शन है ना, ग्रहों का ऐसा ग्रह रचना होती है जिसमें सडनली क्या हो जाता है, प्रकृति हमें मदद करती है और आय केंद्र को इनके क्या होता है, वर्चस्व से बाहर निकाल देती है और फिर वो आय केंद्र फिर से मुक्त हो सकता है। लेकिन क्योंकि सही तरीके मालूम नहीं होते हैं, इसलिए वो पश्चाताप में हम लोग समय गवा देते हैं और फिर का फिर वो दब जाता है। ऐसे मौकों का हम इस्तेमाल नहीं करते। शुक्र है कि ये ठहराया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो फायदा लेता है ऐसे धन्य शरणों का, जब यानी क्या, जब आय ई और एस के दबाव से मुक्त हो गया है, उसे प्रदान किए जाते हैं बहुत से ऐसे मौके, और जब उसे सही तरीके मालूम होते हैं तो वो नई आदतें बना पाता है। नई आदतें यानी कि अब उसको समझ में आई जो गलत, देखो मिस्टेक करना पाप नहीं है, लेकिन एक ही मिस्टेक को अगर हम बार बार दोहराएंगे तो उससे बड़ा पाप है। पाप यानी क्या, नेगेटिव इंटेंसिटी। जो ये मिस्टेक के बार बार दोहराने से हम क्या करते हैं, नेगेटिव परिणामी तीव्रता को अंदर इकट्ठा करते जाते हैं, जो कि बड़ा पाप है। यानी मिस्टेक करो लेकिन एक बार करने के बाद उससे सीख लो, और ये क्षण मिलता है जब आय केंद्र इनसे दबाव से बाहर आ जाता है, तब उसको रियलाइज होता है कि सही तरीका क्या है। अब मैंने मिस्टेक की ना, अब दूसरी बार ये मिस्टेक मैं नहीं करूंगा, और फिर वो आदत बन जाती है कि हर समय कोई डिसीजन लेना होना, आप क्या बोलते हो साहब, बोलिए हमारे आका, हम करें कि नहीं, तो बोले यार हमसे पूछ रहे हो, जरूर करो, जो करना है वो करो। शुक्र है कि यह भी ठहराया गया है कि जब हजारों में से सैकड़ों इंसानों को जरूरत होती है ऐसी बदलाहट की, यानी जब ऐसा देखते हैं, प्रकृति देखती है कि ऐसा व्यवस्था हो चुकी है कि अभी बहुत सारे मनुष्यों का क्या हो गया है, आय केंद्र दब चुका है और ई और एस क्या हो गया है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो वही कहते हैं कृष्ण कि जब भी अधर्म बढ़ जाता है तो धर्म स्थापन करने के लिए कौन आता है, एक अवतार जन्म लेता है। जैसे कृष्ण ने जन्म लिया, जैसे राम ने जन्म लिया, जैसे बुद्ध ने जन्म लिया, भगवान बुद्ध ने। तो ये कहने का मतलब क्या है, जब ऐसी अवस्था देखती है प्रकृति की, बहुत सारे लोगों का क्या हो गया, अभी सब बिगड़ चुका है, सेंटर्स, आय केंद्र सबका क्या हो गया है, दब चुका है। तो उनको उभारने के लिए वही बता रहे हैं, एक उन्नत आत्मा जिसे हम बुलाते हैं संत अथवा पैगंबर अथवा अवतार, वो निर्भर करता है जनता की जागरूकता की अवस्था पर, या तो बहुत असाधारण मामलों में एक महा अवतार क्या होता है, इस पृथ्वी पर जन्म लेता है हमारे आय केंद्र को मुक्त करने के लिए ई और एस के वर्चस्व से। समझ में आ रही बात? तो ऐसा होता है, एक दो आदमी होंगे तो उसको तो ऐसे ही मिल जाता है, जब सूर्य और ग्रहण और ये माने ग्रहों का आपस में ऐसा मिलन होता है तो उसका सेंटर बदल जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को जरूरत है तो फिर ये काम करना पड़ता है, और तभी देखो 2,500 सालों में हमारे अवतार आते हैं। 7,500 पहले भगवान राम आए थे, 5,000 साल 5,500 पहले भगवान कृष्ण आए थे, 2,500 साल पहले भगवान बुद्ध आए थे, अब कुछ 250 400 साल 500 साल पहले गुरु नानक जी आए थे, जिनकी आज जयंती है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे पैगंबर, ऐसे लोग, ऐसे संत लोग जन्म लेते हैं हमारा उद्धार करने के लिए, हमको सिखाने के लिए, हमारे को रिट्रेन करने के लिए, आय को डोमिनेट करना, यानी आय को इनके दबाव से मुक्त करने के लिए। इतने सुनहरे अवसर के बाद भी ई और एस केंद्रों के निर्देश अपना वर्चस्व आसानी से नहीं छोड़ते। ये मिला मौका, लेकिन फिर भी उनका तो हट है ना, इतना उनके पास तीव्रता है, इतनी उनके पास ताकत है, तो इतना ताकतवर आदमी इमीडिएटली हाँ भाई छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, जो बोलो जो नहीं, वो हट करेंगे। लेकिन क्या है कि अभी वो पिघलना एटलीस्ट शुरू हो चुके हैं। धीरे धीरे क्या होगा, आय निदेशक और ज्यादा मुक्त होते जाता है और ई और एस केंद्र कम से कम आक्रामक होते। पहले बहुत आक्रामक थे कि 99% आप जो डिसीजन लोगे उसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब क्या होगा, धीरे धीरे वो कम आक्रामक हो जाते हैं और धीरे धीरे आय को भी कॉन्फिडेंस
आने लगता है कि मैं इनसे अच्छी तरह से काम कर सकता हूं मिलके जुल के, तो वो हर टाइम वही ट्रिक अपनाता है, इसलिए वो हर टाइम उसको सपोर्ट करते हैं और धीरे धीरे जो उनका पास जो वर्चस्व था वो निकल जाता है। एम केंद्र कम अवज्ञाकारी हो जाता है, नहीं तो एम केंद्र भी बिगड़ गया, 2 की लत लग गई उसको और उसके साथ इतना सपोर्ट करके बैठा है ई और एस को कि हमेशा वो डोमिनेटिंग रहते हैं, तो आय को सपोर्ट करने का उसको मौका ही नहीं है, इसलिए जो आय आज्ञा करता है उसकी ये आज्ञा का उल्लंघन करता है। लेकिन अब क्योंकि देखता है कि ई और एस बदल रहे हैं, यानी माहौल बदल रहा है, तो एम भी बोलता है मैं भी थोड़ा आज्ञाकारी बेटा बनूंगा अभी और मैं भी इसका पालन करूंगा, जो आय केंद्र बोलेगा वो मैं करूंगा। आय केंद्र के खुद के अधीनस्थ से और दूसरे अधीनस्थ से फिर अच्छे से पेश आते हैं बिना किसी कलह और बगावत के, यानी अभी वो जो सबऑर्डिनेट से जो बिगड़ चुके थे जिनकी हालत, वो भी देखो, यानी एक ने सुधार किया, एक यानी कौन, वरिष्ठतम आपका केंद्र जो है आय केंद्र, एक सुधरा तो पूरा अंदर की व्यवस्था भी क्या हो रही है, सुधरने लगी, यानी ये ई और एस भी सुधरने लगे, एम भी आज्ञाकारी होगा और इनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो इनको देख के हमारे बॉस सुधर रहे हैं, हमारे बॉस अभी विरोध नहीं कर रहे हैं और अगर हम विरोध करेंगे तो हमको झेलना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि हम भी सुधर जाएं। तो जो सब अवज्ञाकारी हो गए थे अब धीरे धीरे आज्ञा का पालन करने लगते हैं। ध्यान से इस बात को नोट करना चाहिए कि जैसे फैन का बटन बंद कर देने से वो उस फैन को तुरंत नहीं रोकता, उसी तरह से रचनात्मक परिवर्तन अच्छाई के लिए रोक नहीं सकता उस इंसान को अभी भी बहुत बार गिरने और गलती करने से। फैन का बटन चालू करो, उसको बंद करो तो इमीडिएटली रुकता है क्या, नहीं, यानी वो अपना धीरे धीरे गति कम होते जाएगी और फिर जाके थोड़ी समय के बाद रुकेगा। उसी तरह से कोई आदमी सोच लेता है कि अब मुझे मालूम पड़ गया है सही तरीका, वो उसको अपनाता है, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, बीच बीच में वो गलतियां करेगा। इमीडिएटली सारी गलतियां से धुल नहीं जाएगा वो कि सारी गलतियां खत्म हो गई, इमीडिएटली नहीं होगा, उसको समय लगता है, जैसे फैन को स्थिर होने के लिए समय लगता है, तो वो ऐसे बार बार गलतियां करेगा। संबंधित व्यक्ति ने ईमानदारी से इस बदलाव को स्वीकार कर लिया, हमने ईमानदारी से स्वीकार तो कर लिया कि हमें बदलाव करना है, लेकिन पूरा बदलाव होने में समय तो लगता है, इमीडिएटली थोड़ी हो सकता है। लेकिन क्या होता है, जब दूसरे देखते हैं कि वो इंसान फिर से गलती कर रहा है तो अपना सर को हिलाते हैं और कहते हैं बाबा ये आदमी सुधरेगा नहीं, इतना किताब पढ़ा, इतना लेक्चर सुना, फिर भी गलती करता है, यानी दूसरे अपना सर पीटेंगे कि ये इतना करने के बाद भी गलती कर रहा है ना, वह दिखाता है, दिखावा करता है, लेकिन वास्तव में वो कभी सुधर नहीं सकता। यानी वो उसको ब्लेम करते हैं कि भाई तू इतना बड़ा बड़ा जाता है आध्यात्मिक क्षेत्र में और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता है, फिर भी तूने गलती की, यानी अपना सर भी पीटते हैं और वो सोचते हैं कि ये आदमी गलती तो करते रहेगा, ये कभी सुधर नहीं सकता, लेकिन वो गलत है क्योंकि वो सुधरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बदलाव को आने के लिए समय लगता है। ये निर्दयी विचार है सच्चे ज्ञान के अभाव में, यानी इन लोगों का जो उसके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो उनका क्या है, निर्दयी विचार है उस व्यक्ति के प्रति, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं किस बात का, कि कोई भी चेंज इमीडिएटली नहीं घटती है, उसको समय देना पड़ता है, तो वो समय दे रहा है, वो बेचारा मेहनत कर रहा है, लेकिन बीच बीच में गलतियां कर, तो हमारे लिए सबक है कि अगर हम ऐसा बढ़ रहे हैं आगे, तो अगर बीच में कोई गलती आ भी जाए तो फिर से टेंशन मत लेना, फिर से अपने आप को डिप्रेशन में मत लेके जाना, आगे बढ़ते रहना। ऐसी थोड़ी थोड़ी गलतियां होगी, लेकिन गलतियों से फिर हम और सुधार कर सकते हैं और आगे हम बढ़ते जाएंगे। जब इंसान पुनर्जीवन की राह पे चल देता है और जानता है सही तरीके और आगे बढ़ता है सही तरीकों से, उसके खाने, नींद, सेक्स और श्वसन के अभ्यासों में वो आखिरकार आकलन, निदान और सुधारात्मक तरीकों से पहुंचता है उस महत्वपूर्ण, यानी आपको महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक पहुंचता है। यानी आपको पहुंचना है ना, हमारा टारगेट क्या है, CCS तक पहुंचना है, उसके लिए हमको बीच में रास्ता छोड़ना नहीं है। ऐसे लोग होंगे जो आपके ऊपर कमेंट करेंगे, आपके E और S को फिर से वो उत्तेजित करके नेगेटिव में लेके जाएंगे, लेकिन डरना नहीं, अपने सुधारात्मक तरीकों में क्या करना, लगे रहना। लगे रहो मुन्ना भाई, तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं, तो लगे रहना। कौन से, हमने जो तरीके अपनाए ना, कमेंट्स कुछ भी आने दो, हम उस रास्ते पे क्या करेंगे, चलेंगे, उसका क्या करेंगे, आकलन करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसका निदान करेंगे, डायग्नोस, यानी कुछ अगर गलती की है ना तो हम उसको आकलन करेंगे और आपका मन अभी इतना अच्छा हो जाएगा कि आपकी गलतियां खुद को आपको क्या हो जाएगी, अभी रियलाइज होगी, तो उसके ऊपर रियलाइज होगी, आप डायग्नोस करोगे, हाँ मैंने ये गलती की, फिर क्या करोगे, इस गलती के ऊपर भी मैं क्या करूंगा, अभी
सुधारात्मक तरीके अपनाऊंगा। इस छोटी सी गलती को भी क्या करूंगा मैं अभी निकाल दूंगा, जैसे कोई फिर कमेंट कर ही नहीं सकता है आपके ऊपर। हमने देखा है कि ग्रे मैटर में कुछ आंदोलन होते हैं, कुछ सूक्ष्म हालचाल, कुछ किरणों का निकालना, कुछ प्रकाश डालना। आपको बताया था ये स्टार्टिंग में मन क्या है, मस्तिष्क का मन क्या है, इंसान का मन क्या है, बताया था कि जब भी कुछ बाहर से आवेग आते हैं तो उसमें कुछ ना ग्रे मैटर में क्या होती है, हालचाल होती है। और ये हालचाल यानी ये कोई तो कुछ चीज घटती है ग्रे मैटर में, ये कोई कुछ चीज ही मन होता है। क्या होता है ये, यही तो मन है, यानी कोई कुछ चीज, यानी क्या, अल्टीमेटली बाहर से कुछ आया और हमारे विचार निर्भर हुए, और विचार के समूह को क्या बोलते हैं हम, मन कहते हैं, है ना। मन होता है कार्य करने वाला इंसान का प्रभाव के असर के कारण जो मस्तिष्क के ग्रे मैटर पे होते हैं, यानी प्रभाव जो बाहर से आते हैं मस्तिष्क के ग्रे मैटर पे पड़ते हैं, उससे विचार निर्मित होते हैं, और विचार के समूह यानी हमारा यही तो हमारा मन है। यह कुछ कोई चीज यानी तीव्रता का निर्माण अब उस इंसान को बदलने लगता है। अब वो सुधारात्मक तरीकों को अपना रहा है ना, तो ये जो कुछ कोई चीज निर्मित होती है, पहले विचार क्या आते थे, उल्टे सुल्टे आते थे, क्योंकि उसको डिकोडिंग तरीका मालूम नहीं था। अब डिकोडिंग का तरीका, सुधारात्मक तरीके अपना रहा है, तो अब उसके विचार क्या हो जाते हैं, अच्छे और उच्च विचार होते हैं, यानी इंसान अभी बदलने लगता है। इस तीव्रता के बदलाव का मतलब है कि उसके लगाव और विकर्षण के नमूने भी बदलेंगे। जो चीजें पहले बहुत आकर्षित करती थी, अब वो चीजें आकर्षित करती नहीं है। पहले इतना आकर्षण था, कोई टेस्ट मैच तो चले, कोई वनडे तो चले, कोई T20 चले, और मैं तेंदुलकर की बैटिंग हो और लगा रहा हूँ, जब तक उसकी सेंचुरी नहीं हो तब तक मैं उठूँ नहीं, या हर संडे को क्रिकेट खेलना, इतना आकर्षण, इतना लगाव। अब कहाँ गए वो लगाव, कोई लगाव बचा नहीं। यानी उसके लगाव जो थे वो जाएंगे, और जिससे पहले वो दूर भागता था उसकी तरफ वो आकर्षित होगा, जो पहले दूर भागता था उसकी तरफ आकर्षित होगा, और जो पहले लगाव थे उससे क्या होगा, अभी वो दूर भाग, क्योंकि अभी उसका तरीका जो है, सही तरीका उसके मन को अभी मालूम पड़ गया है कि मेरे लिए क्या बना है, मेरा उद्देश्य क्या है। जो मेरे उद्देश्य की तरफ मुझे लेके जाएगा मैं उसको फॉलो करूंगा, और जो मेरे उद्देश्य से मुझे बाहर दूर लेके जाएगा मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा। इस प्रकार से उसकी मन की स्थिति हो जाती है। और यही इंसान भले ही एक तथाकथित अपराधी, अब उसे घृणा होगी कुछ व्यक्तियों, जगह और कार्यों से जिसकी तरफ वो पहले खिंचा हुआ रहता था। यानी अगर अपराधी व्यक्ति, देखो ना वो कौन से थे, भगवान बुद्ध के टाइम में कौन थे, जो माला पहन के, अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति बदल सकता है, जिसने क्या की, उसने प्रण किया था कि मैं 1000 लोगों की क्या करूंगा, हत्या करूंगा, 999 लोगों की हत्या करके, और क्या करता था, हर एक व्यक्ति की हत्या करके अपनी उंगली काट के उसकी माला बना के पहना था। 999 उंगलियां थी उसकी माला, और वो 10,000 भी ढूंढ रहा था। तब भगवान बुद्ध के साथ वो जाते हैं, और उस जंगल से कोई गुजरता ही नहीं था, बिकॉज जिसको गुजरे उसको मार के उसकी उंगली काट के वो बनाता था। तो ऐसे आपराधिक व्यक्ति भी जब ऐसे महान पुरुष, महा अवतार के संपर्क में आता है, उसको पूरी तरह से उसके कहते हैं तू अपने श्वसन पे ध्यान दे, उसको अपना विपश्यना विद्या सिखाते हैं, और वो इतना रूपांतरित हो जाता है। तो जो अपराधी व्यक्ति था, जो अपराधों में लिप्त था, अब जाके दूसरों की क्या करता है, वो मदद करता है। एक व्यक्ति, लेडी थी जिसको लेबर पेन्स था, उसको जाके बेचारा वो खुद लेबर कंडक्ट करता है उसकी बैलगाड़ी के अंदर, है ना। अगर बुद्ध सीरियल देखा हो तो उसमें दिखाते हैं इस प्रकार से। तो कहने का मतलब क्या है कि अपराधिक व्यक्ति भी अब क्या है, जो पहले उसको आकर्षण होता था कि लोगों को हत्या करो, अब उससे बिल्कुल उसको क्या हो गया, आकर्षण निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके केंद्र अभी क्या है, संचालित हो गए, यानी वो संयम में आ गए हैं। जो पहले बिगड़े हुए थे, पहले एस केंद्र बहुत बिगड़ा हुआ था, ई केंद्र बहुत बिगड़ा हुआ था, अब क्या हो गया, आय ने उसको बैलेंस कर दिया, तो वो बदल जाते हैं। जो जिसकी तरफ वो पहले खिंचा हुआ रहता था और वो खिंचा हुआ जाता था कुछ दूसरे व्यक्तियों के जगह, यानी वो पहले जगह जो आकर्षित करते उसकी तरफ न जाके अब दूसरी जगहों और व्यक्तियों के साथ वो आकर्षित होता है। पुराने ऋषियों ने यह पाया लंबे अवलोकन के बाद कि कुछ लय हमेशा होती है कुछ प्रकार के श्वसन और इंसान के मन के बीच। हमारे पुराने ऋषि यानी पतंजलि मुनि, भगवान बुद्ध, ये लोग ने क्या किया, इन्होंने देखा कि हमारे श्वसन की लय और मन के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, कनेक्शन है ना। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थानोत्तम आपलोति तथा यानी क्या है, ये जो है जैसे जैसे आपका चले वाते चलम चित्तम, जैसे जैसे हवा चलती है वैसे ही हमारा चित्त भी क्या चलता है, बहते रहता है। जो इसके ऊपर नियंत्रण लाएगा वो क्या करेगा, अपने चित्त के ऊपर भी क्या कर सकता है, वो नियंत्रण कर सकता है। इसलिए उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ कनेक्शन है, क्या, हमारे श्वसन की लयबद्धता, एक प्रकार की लयबद्धता और हमारे मन की सोच के बीच में क्या है, गहरा कनेक्शन है। ये श्वसन उन्होंने पाया था 3 टप्पे लयबद्ध श्वसन,
जो पहले बताया गया। यानी ये जो श्वसन उन्होंने पाया ना, ये ऋषियों ने पाया, जो डॉक्टर सैयर जी को अपने गुरु के माध्यम से मिला, उनके जो भी जिन्होंने पहले उनके साथ उस्ताद मिले थे, उन्होंने उनको सिखाया, तब जाके हमारे तक आया। तो ये जो श्वसन की लय थी वो कब होती है? जब हम मास्टरी करते हैं। बताया था ना 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग का, पहला टेक्निक, फिर वॉल्यूम, फिर रिदम। यानी जब 3rd स्टेप में पहुंच जाते हैं और हमारे पूरे शरीर की अभी श्वसन की गति क्या हो जाती है? कितने मिनट, कितने प्रति मिनट? 12 प्रति मिनट। तो ये जो लय है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यानी ये लय पाई कि अगर ये लय आपकी है, यानी आपका मन क्या रहेगा? हमेशा नियंत्रण में रहेगा। आपके सेंटर्स के बीच में क्या हो जाएगा? सामंजस्य निर्माण होगा। इस श्वास को उन्होंने बुलाया सर्वांगीण श्वास, कभी कभी पूर्ण योग श्वास के नाम से भी जाना जाता है। यानी पूर्ण, यानी कंप्लीट योगा ब्रीदिंग। अगर आपको चाहिए कोई कंप्लीट योगा ब्रीदिंग है ना, तो वो प्राणायाम नहीं है जिसका आप लोग अभ्यास कर रहे हैं, वो भस्त्रिका नहीं है, वो अनुलोम विलोम नहीं है, ये है। यानी ये भी इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें कोई डीप ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं। आपको कहा था ना, ये प्राणायाम नहीं है, लेकिन क्या है? ये खाली आपकी श्वास की लयबद्धता है। जिस श्वास की लयबद्धता से हम पैदा हुए थे, लेकिन हमने उसको क्या किया था? बिगाड़ दिया था। उसको खाली क्या किया? हमने पुनर्स्थापित कर लिया। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? मन एकदम शांत बहेगा। अगर हम अपने ऊपर लागू कर पाए इस नई लय को, दिन के 24 घंटे, जिस दिन आपने ये लय प्राप्त कर ली, कौन सी लय? 12 प्रति मिनट। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, हजारों बार दिन में चेक करो तो 12 प्रति मिनट, यानी 24 घंटों के अंदर आपने ये लय स्थापित कर ली। हम लोग बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था। यानी आपका टारगेट है ना, अगर क्या CCS तक पहुंचना, तो एक ही आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। देखो, बार बार आपको मैंने कहा था कि इस किताब में बार बार इसकी वैल्यू समझाएंगे कि एक ही चीज आपको वहां तक लेके जाएगी। पहले स्थापित करो क्या? इसको, लय को, यानी 12 प्रति मिनट। लेकिन उसके साथ आपको अगर जल्दी पहुंचना है तो दूसरी चीजें भी अपनानी पड़ेगी। यानी नींद को कंट्रोल करना पड़ेगा, भोजन को कितना बार खाएंगे? 1 बार खाएंगे। सेक्स कितना बार करेंगे? उस दिन फार्मूला बता ही दिया आपको मैंने। और ड्रिफ्ट वॉचिंग से अपनी कमजोरियों को ढूंढेंगे और ढूंढ ढूंढ के एक एक कमजोरी को क्या करेंगे? हम उसको निकालेंगे। तो कौन रोक सकता है हमें? और ये फार्मूला किसी ने कभी दिया ही नहीं भाई। ये फार्मूला, रेडीमेड फार्मूला हमको डॉक्टर सैयर जी देते हैं। और ऐसा मत समझो कि वो हम खाली थियोरेटिकल देते हैं, क्योंकि वो खुद उस अवस्था तक पहुंचे थे। वो खुद जीवन मुक्त परमहंस, लिखा है आपने चैप्टर में, देखो स्टार्टिंग में किताब में, वो खुद जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंचे थे। परमहंस उनको लेबल दिया था। क्या? क्यों? क्योंकि अपने आप को उन्होंने मुक्त किया था। तो जब वो चले वो मुक्त हो पाए, उनके उस्ताद चले वो मुक्त हो पाए। और वो कोई बहुत जूनी बात नहीं है कि हम विश्वास न करें। हमको आप बता रहे हो 7,500 पहले राम आए थे, हमको आप बता रहे हो 2,500 साल पहले, 5,000 पहले भगवान कृष्ण आए थे, हमको आप बता रहे हो 2,500 साल पहले भगवान बुद्ध। अरे वो जमाना अलग था भाई, आज का जमाना कलयुग है। आज के ज़माने में 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। देखो कैसे ज़माना बिगड़ते जा रहा है। इस ज़माने में आप क्या बातें कर रहे हो, लेकिन ये सच्चाई है। डॉक्टर सैयर जी ने अपना शरीर त्याग किया था 2011 में, आपको बताया था मैंने। तो ये अभी इस सदी की बात कर रहे हैं हम लोग, कोई ज़्यादा जूना नहीं है। और ये तो ठीक है ना, नानक जी कब आए थे, है ना? और कौन थे हमारे? भगवान साईं बाबा कब आए थे? शिरडी के साईं बाबा, उनको तो 100-125 साल ही हुए। तो ऐसे प्रगत आत्माएं हमारे इधर हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? प्रेरणा ले सकते हैं। यानी ये इसलिए बता रहा हूं कि हमें प्रेरणा मिले कि अगर वे पहुंच सकते हैं CCS तक, तो हम अगर मेहनत करें तो क्यों नहीं पहुंच सकते? कौन सी शक्ति हमको रोकेगी? एक ही शक्ति रोक सकती है। क्या? अगर हमने आय को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं किया और इनमें सामंजस्य नहीं लाया, तो क्या है, कोई आपको पहुंचाने को मदद नहीं करेगा। वो तो क्या है, ऐसा होगा कि आप जिस तरह से पैदा हुए थे उससे भी गलत तरीके से आप और ज़्यादा गंदी अवस्था में हम लोग क्या करेंगे? इस संसार को छोड़ के जाएंगे और फिर से पैदा होंगे। ठीक है, आगे बताते हैं। पहले हमने देखा है आय केंद्र का गलत काम करने का तरीका और उससे निर्मित हुई परिणामी तीव्रता। हमने देखा कि आय केंद्र जब गलत काम करेगा तो जो आय केंद्र के पास तीव्रता होती है कितना? सपोज 1500 प्लस है और उसने गलत तरीका अपनाया, उसने ई और एस से सपोर्ट नहीं मांगा, तो ई की केंद्र की कितनी थी आपको मैंने बताई थी उस दिन, है ना? 1500 ये थी, ई की -2000 हो जाएगी, एस की -4000 हो जाएगी, वो जुड़ जाएगी -6000 और ये प्लस भी माइनस कर दी जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? -7500। तो वही बता रहे हैं कि आय केंद्र अगर गलत तरीके से काम करता है तो उससे क्या हो जाती है? नेगेटिव परिणामी तीव्रता निर्माण होती है। उचित तरीका यह है
पांचों निदेशकों में से आय केंद्र क्या है, सबसे क्या है, वरिष्ठतम है, उसकी जिम्मेदारी है। हालांकि आदेश जो आय केंद्र का निदेशक जारी करना चाहता है वो दूसरे निदेशकों के साथ उचित परामर्श और उचित समझ और सहमति के बाद ही होना चाहिए। मैं कहा आपको रिपीट होगा, लेकिन ये जरूरी है कि बार बार हम अपने को समझाएं कि आय केंद्र को ऐसा ही काम करना है, क्योंकि आय अपने आप से नहीं कर सकता जैसा उसे अच्छा लगता है, भले ही वो जो करने का इरादा रखता है वो सही है और हमेशा होता भी है, क्योंकि आय तो एक पॉजिटिव है ना। ये उसके जो अधीनस्थ हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं, वो भी बाद में होते हैं, पहले नहीं। पहले तो आय केंद्र को बुद्धि बनाने भगवान ने बुद्धि दी, यानी हम जो सही चीज है उसको आकलन करते हैं और उसको सही चीज हमको दिखती भी है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग सपोर्ट नहीं लेते हैं, इसलिए ई और एस का। इसलिए आय केंद्र को पहले विश्लेषण करना चाहिए कि क्या जो चीज करनी है वो शामिल करता है दूसरे केंद्र अथवा केंद्रों का मिश्रण। खाली एक केंद्र नहीं, खाली ई नहीं, खाली एस नहीं, हो सकता है कभी दोनों का सपोर्ट लेना पड़े, हो सकता है खाली एक का सपोर्ट लेना पड़े और दूसरा अपने आप आ जाएगा चुंबक की तरह खींच के, वो तो हमको मालूम ही है, लेकिन कम से कम एक का तो सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। उसे परिस्थिति के अनुसार उनसे परामर्श लेना चाहिए, यानी जगह प्लस ई और प्लस एस कंपनों को, जो कि नॉर्मली क्या होते हैं, माइनस ई और माइनस एस कंपन होते हैं, उनके कंपनों को क्या करना है, प्लस में कन्वर्ट करना है। और अगर जरूरत हो तो बाद में निकाले एक संयुक्त आदेश एम केंद्र के लिए। यानी अगर सोचो हमेशा आई ई एस तीनों पॉजिटिव हो गए और अपना डिसीजन लेंगे तो कौन उसका विरोध करेगा, एम तो बिल्कुल उसको फॉलो करेगा ही। शुरुआती दौर में केवल 90% ऐसे संयुक्त आदेश जो दिए जाते हैं वो किए जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको बोला ना कि हमेशा आप मत सोचना कि अब मैंने क्या किया है, आय को ट्रेनिंग कर दी है, अब तो वो ई और एस से सलाह लेता है और अभी मेरे 100% जो मैं सोचूंगा वो होगा। नहीं, शुरुआत में 100 नहीं होंगे, शुरुआत में कितने होंगे, हो सकता है 90% जो आप सोचो वो आप लागू कर पाओगे। इसे हम बुलाते हैं मन को फिर से सिखाना, इसको कहते हैं रीट्रेनिंग ऑफ द माइंड। यानी ज़हन योगा जो अभ्यास हम कर रहे हैं पार्ट 1 वो क्या है, आपके माइंड को फिर से सिखाना, जो कि गलत तरीके से वो सीखा है और उसके ऊपर संस्कार पड़े हुए हैं गलत तरीके से काम करने का, उसको क्या कर रहे हैं अभी आप रीट्रेनिंग कर रहे हैं। अभ्यास और धैर्य से सभी आदेशों का पालन, यानी 100% आपका पालन होने वाला है, लेकिन उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। किस चीजों का अभ्यास, सुधारात्मक तरीकों का अभ्यास सतत निरंतर करना पड़ेगा, रोज डेली बेसिस पे। हफ्ते में 3 दिन हम करते हैं लय बस श्वसन, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, जब टाइम मिलता है कर लेते हैं ना, अभी तो टाइम नहीं है ना, तो फिर ऐसा करेंगे तो फिर उसके लिए करोड़ों वर्ष लगेंगे आपको। यानी ये ज्ञान होने के बाद अगर सोचो ज्ञान ही नहीं, अभी हम सुबह को बता रहे थे, एक बात कर रहे थे कि फोन नहीं किया तो हमारे ऊपर गिल्टी नहीं है हम लोग, लेकिन फोन करने के बाद भी हमने रुके नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर गिल्टी फीलिंग हो जाएगी। हम लोग को उसको कहते हैं प्रमाद, यानी जानबूझकर सोच समझकर की जाने वाली मिस्टेक। जिनको ज्ञान नहीं है ज़हन योगा के बारे में, अगर वो मिस्टेक करते हैं तो उनको माफ किया जा सकता है, लेकिन आप यहां आके आपने खुद को फंसा दिया है अभी कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब अगर गलती की तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, बिकॉज वो दिखाएगा कि प्रमाद, यानी इतना समझा, इतना सुना, इतनी मेहनत की, 28, 27, 29 लेक्चर सुने, है ना, और फिर उसके बाद भी अगर हम लोग अभ्यास नहीं कर पाते हैं और इतनी गहराई से सुना हमने, हर एक चीज़ के बारे में डॉक्टर सहर जी ने इतनी गहराई से बताई है, तो उसमें हमको कोई माफ़ नहीं कर सकता, यानी हमारा फिर उद्धार होने वाला नहीं है। अभ्यास और धैर्य से बोला ये सब हो सकता है, अभ्यास करेंगे और धैर्य, लेकिन पेशेंस चाहिए, घाई करके नहीं तो आप पूछेंगे डॉक्टर सर आपने तो कहा 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, मैंने तो शुरू किया आधा घंटा से, हाँ 1 महीना हो गया है, अभी तक तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा लोग पूछते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। पेशेंस है, पेशेंस धीरे धीरे करोगे और लगन के साथ करोगे तो सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़, ये दृढ़ भूमि तो पकड़े, पक्की जड़ तो पकड़े, है ना। एक दिन लोनावाला गया और नहीं किया तो नहीं हुई ना पक्की जड़, तो फिर क्या फायदा हुआ। तो जिस दिन भी कहाँ पे भी जाओ तो भी करना है तो होगा, पक्की जड़ पकड़ेगी तो आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे ही, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आय केंद्र के द्वारा आदेश देने अथवा जारी करने के सही तरीके के अभाव में पाठक पाएंगे कि ये इतना जल्दी संभव नहीं है खुद को सुधारना, और हर बार निराशा हासिल होगी जब भी वो कोशिश करेगा, है ना। तो ये जब तक ये प्रॉपर तरीका नहीं आय केंद्र ने अपनाया तब तक हम सुधर नहीं सकते हैं। क्या नहीं, हमारे ज़्यादातर पाठकों ने ये देखा है कि जैसे ही कोई सुधरने का फैसला करता है चीज़ें और ज़्यादा क्या होती है,
बिगड़ने लगती है। कोशिश तो करो सुधरने की, क्योंकि कोशिश कर रहे हो लेकिन तरीका गलत है ना, इसलिए कोशिश तो करोगे। जैसे बताया, मन में संकल्प लेते हैं आज तो हमारा बर्थडे है, आज के बाद तो हम खुद को बदल ही देंगे। कितनी कोशिश करता है आदमी। अब न्यू ईयर आने वाला है ना, हमने कोरोना से बहुत लेसन सीखे। अरे कोरोना इतना कुछ सिखा सकती है इंसान को, लेकिन सीखने के लिए वो तैयार ही नहीं, लोग कोई तैयार नहीं है। मैं देखता हूँ जब जगह पे वैसे के वैसे ही, अब सारी चीज़ें वापस वैसे ही हो गई है। जो खाने पीने के सब चल रहे थे, नाश्ते वाश्ते सब वैसे ही कर रहे हैं लोग, और वही मॉल में जाके खरीदारी, वही शादी में। कल मैं एक देख रहा था किसी का वीडियो कि भाई वही डांस पार्टी, अरे कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कुछ नहीं, सब चालू हो गया है। तो कहने का मतलब क्या है? उसका मतलब है हमने कुछ सीखा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तरीका ही नहीं ना सही, तरीका मालूम ही नहीं है। ई और एस केंद्र को अपना मौज मस्ती चाहिए और वो कर रहे हैं, वो बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। तो ये दिखाता है कि ये जो किताब कह रहा है कितना सही कह रहा है ना। किताब में जो बातें कितनी सही लिखी हुई है वो हम देख पाएंगे अगर आप बरोबर जागरूकता से देखेंगे। तो ये केवल इसलिए होता है क्योंकि आय केंद्र गलत और जल्दीबाजी से आदेश निकालता है, जो कि ई और एस केंद्रों को, निर्देशकों को क्रोधित करता है और उनसे क्या होता है, वो दुश्मनी ले लेता है। ये हम लोग चीजें बिगड़ने क्यों लगती है? क्योंकि आय ने जल्दीबाजी में किया डिसीजन और ई और एस केंद्र को स्टिमुलेट करके, जैसे बताया कल का एग्जाम्पल, उसको ई और एस केंद्र को क्रोधित कर दिया। तो जो काम वो करने वाला था, इतना सिंसियर आदमी, वो कहा कि नहीं अभी 10 तारीख तक आपका काम नहीं होने वाला है। तो ये क्रोधित करना है। लोग शिकायत करते हैं कि जब भी वे प्रार्थना के लिए अथवा ध्यान के लिए बैठते हैं, ठीक उसी समय अनावश्यक विचार अंदर आते हैं और घुसपैठ करते हैं। ऐसे लोगों गुरु लोगों को पूछते हैं, गुरु जी हमें बताओ तो सही कि हम जब ध्यान करने को बैठते हैं तभी ये विचार क्यों आते हैं, बाकी समय में तो नहीं आते हैं। नहीं करो, धीरे धीरे विचार निकल जाएंगे। तो ये हमें जवाब मिलता है, जबकि ऐसा कभी होने वाला नहीं है। विचार कभी, घुसपैठ करने वाले विचार कभी जाने वाले नहीं है, क्योंकि आपको सही तरीका मालूम ही नहीं है, इसलिए वो आने ही वाले हैं। कितनी भी आप कोशिश करो, कितना भी आश्वासन आपको हमें गुरुओं से मिले, वो बदलने वाले नहीं है। ये और कुछ नहीं है बल्कि विद्रोह है। क्या? ई और एस केंद्रों का आय केंद्र के जल्दबाजी से निकाले गए आदेशों के विरुद्ध, बस और कुछ नहीं। ये जो चीजें हैं ना, सिर्फ इस प्रकट करता है कि आपके विद्रोह चालू है। ये विद्रोही शक्तियां जो ई और एस हमारे अंदर है, उसका विद्रोह है। ऐसे समय में अगर कोई जगह दूसरे केंद्रों को अथवा बल्कि उनकी सलाह ले और फिर तय करने को जो वो करना चाहता है, हम पाएंगे कि उनका सहयोग संभव है, पॉसिबल है। उत्साह को भूल से गलत समझा गया है सही नजरिए के लिए, लेकिन उत्साह सीमित होता है और ज्यादा करके ये सिर्फ आय केंद्र का होता है, इसलिए जल्द में वो क्या हो जाता है, लुप्त भी हो जाता है। अब आप में उत्साह निर्माण हो गया है कि हमने ये तो सुना है, हमें तो अच्छा लगता है, ये आय केंद्र का उत्साह है। कल तो देखो, कल है ना, मैं आज भी देखना शाम तक, वो शायद कभी लुप्त ना हो जाए। ये खतरा है ही कि हमें अभी उत्साह लगता है जब हम सुनते हैं, किसी आश्रम में जाते हैं, किसी गुरु के अंडर जाते हैं, तो सारा आय केंद्र का उत्साह होता है निर्माण। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकल के आते हैं, ये उत्साह क्या हो गया, खत्म हो गया, और फिर ई और एस ने अपना काम शुरू कर दिया और फिर हम वैसे के वैसे बैक टू द स्क्वायर वन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें देखना है। अब इसमें और बहुत सारी बातें हैं 16वें अध्याय में, वो हम क्या करेंगे, अभी अगले व्याख्यान में कवर करेंगे। हरि ओम।